फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था सोशियोलॉजी के इमरजेंस पे। देखो फ्रांस में बहुत दिक्कतें चल रही थी, राजाओं ने परेशान कर दिया था पब्लिक को, तो पब्लिक ने राजाओं को राज कर दिया ख़त्म। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 से 1799 तक। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था? इट रीसेप्ड सोसाइटी, challenged traditional authority and introduced new ideas about social equality and democracy। फ्रेंच रेवोल्यूशन का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था सोशोलॉजिकल एवोल्यूशन पर, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर इसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने रीसेप किया था सोसाइटी को एक नया शेप दिया था। इसने चैलेंज किया था जो ट्रेडिशनली चीज़ें चली आ रही थी। पहले तो चर्च का वो था, चर्च की बात ज़्यादा मानी जाएगी, अरिस्टोक्रेट जो थे उनकी बात ज़्यादा मानी जाएगी, मतलब जिनके पास पैसा था उन्हीं के पास पावर थी, और पब्लिक का चाहे जितनी तरस था उससे कोई मतलब इन्हें था नहीं। मतलब राजा अपनी खुशी में खुश, बहुत ज़्यादा टैक्सेस, तो पब्लिक परेशान थे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसी वजह से हुआ। कोई भी रिवॉल्यूशन तभी होगा जब कुछ ज़्यादा दबा दिया जाएगा पब्लिक को। तो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने रीसेप किया सोसाइटी को, ट्रेडिशनल अथॉरिटीज़ को चैलेंज किया कि भाई तुम्हारा राज नहीं चलेगा, और इंट्रोड्यूस किया न्यू आइडियाज़ अबाउट सोशल इक्वलिटी एंड डेमोक्रेसी। सोशल इक्वलिटी और डेमोक्रेसी के बारे में एक पहल शुरू हुई, सोशल इक्वलिटी की एक पहल शुरू हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने एबोलिश किया, ख़त्म किया मोनार्की, मतलब राजा को राज ख़त्म किया, अरिस्टोक्रेसी एंड फ्यूडल प्रिविलेजेस। पहले ये था कि लैंडलॉर्ड, मतलब सारी जो पैसा था वो कुछ लोगों के हाथ में ही थी, सारी पावर कुछ लोगों के हाथ में ही थी, और पब्लिक बहुत थी परेशान। तो वो जो चीज़ें थी वो ख़त्म की गई। वो जो चला रहा था जैसे कि मोनार्की, राजा का राज, अरिस्टोक्रेसी एंड जो लैंडलॉर्ड के जो प्रिविलेजेस थे वो सब उन्हें जो दिए जा रहे थे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने प्रमोट किया वैल्यूज जैसे कि लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के से हमें मिले ये चीज़ें थी। इट इनक्रेज क्रिटिकल थिंकिंग, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्रिटिकल थिंकिंग को इनक्रेज करा, क्योंकि आसपास फिर फर्क पड़ता है। अगर एक एरिया में कुछ हो ना तो आसपास की पब्लिक उसे देख के सीख जाती है। तो यही हुआ था, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ तो यूरोपियन के जो दूसरे कंट्रीज थे वो भी सीख गए भैया क्या क्या गड़बड़ है। तो क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो गई अबाउट द पावर, राइट्स एंड जस्टिस, मतलब किसको कितने अधिकार मिलने चाहिए। तो ये सब चीज़ों पर क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो गई, इसने इनक्रेज किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने काफ़ी इनक्रेज किया यूरोपियन सोसाइटीज़ को। पीपल बिगिन क्वेश्चनिंग ट्रेडिशनल रिलीजियस एंड मॉरल अथॉरिटीज़, लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया कि इनके पास इतनी अथॉरिटी क्यों दी गई है। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने काफ़ी बड़ा रोल निभाया इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया जैसे कि इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई। पहले घरों में काम होता था, छोटे लेवल पे काम होता था, फिर इंडस्ट्री लगी तो एक मतलब एक एरिया में काम होने लगा, लोग वहीं पर आकर काम करने लगे, फिर वो लोग वहीं पर आके बस गए, तो उसकी वजह से फिर वहाँ अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, फैमिली न्यूक्लियर टाइप हो गई, क्योंकि सभी तो नहीं गए, जिसे काम करना था वही गया और उसकी फैमिली वहाँ पर गई। तो फिर कहीं ना कहीं उनके पैसा उतने उन्हें नहीं मिलते थे जितना वो काम करते थे, दिन भर उनका वहीं जाता था, पर काम ज़्यादा था, पैसा इतने नहीं थे। तो कहीं ना कहीं गरीबी फिर आ गई, फिर क्राइम भी बढ़ गया। तो सोसाइटी में चेंजेस काफ़ी ड्रेस्टिकली हुए, बहुत सारे चेंज हुए। तो उसकी वजह से सोसाइटी में जो चेंजेस हुए उनकी स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन फिर इमर्ज हुआ। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में काफ़ी बड़ा रोल है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का काफ़ी बड़ा रोल है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगिन हुआ इन ब्रिटेन इन लेट 1700 एंड द स्प्रेड टू द यूरोप एंड द वर्ल्ड। पहले शुरुआत हुई ब्रिटेन से। ब्रिटेन में फैक्ट्री वैक्ट्री लाना शुरुआत यहीं से हुई, मशीन मतलब यहीं पे ज़्यादा हुई, शुरुआत यहीं से हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में शिफ्ट हुआ एग्रेरियन इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल या मशीन बेस्ड प्रोडक्शन से, मतलब जो खेती कर रहे थे पहले और फिर घर से ही काम कर रहे थे, कुछ छोटा मोटा अपना कारोबार चला रहे थे, अब ये एक मशीन बेस्ड उसमें आ गई। मतलब मशीन बनी, मशीन बड़ी 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 बनी, तो उनके लिए उन पर काम करने के लिए लोगों की रिक्वायरमेंट हुई, तो लोग मशीनों के पास आने लगे, मतलब जहाँ पर मशीन लगी थी इंडस्ट्रीज में वहाँ पर आने लगे। तो उन्होंने एग्रीरियन मतलब खेती को छोड़ दिया। इससे बनी फैक्ट्रीज, राइज ऑफ फैक्ट्रीज हुआ और अर्बनाइजेशन हुआ। फैक्ट्रीज लगी, फिर मशीन है तो फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, फैक्ट्रीज बढ़ी तो काम करने वाले बढ़ेंगे, काम करने वाले बढ़ेंगे तो वहाँ पर लोग आके आके वहीं पर आसपास बसेंगे, तो उससे हो गया अर्बनाइजेशन, एक अर्बन सेट हो गए वहाँ पर, मतलब एक शहरीकरण हो गया उस एरिया का। अब वहाँ पर इमरजेंस ऑफ वर्किंग क्लास एक नई क्लास इस्टेब्लिश हो गई एंड मिडिल क्लास, मतलब जिसके पास कुछ पैसा था, जो मतलब कमाते थे और अपना खर्च चलाते थे।
जो फैक्ट्रीज में काम करते थे फिर वो वहाँ पर रहने लगे, तो ये एक वर्किंग क्लास हो गई, मिडिल क्लास क्रिएट हो गई। तो हुआ क्या, मैसिव माइग्रेशन हुआ टू सिटीज़, ओवर क्राउडिंग एंड स्लम्स। अब लोग ज़्यादातर यहीं पर आने लगे, तो यहाँ ओवर क्राउडिंग होने लगी, भीड़ भाड़ बढ़ने लगी। अब इतनी सारी सुविधा वहाँ पर थी नहीं, तो मतलब दिक्कत होने लगी, साफ़ सफाई की और ये सब चीज़ों की दिक्कत होने लगी, क्योंकि फैमिलीज वहाँ पर ज़्यादा आ गई और सुविधा इतनी नहीं थी। जो ट्रेडिशनल फैमिली रोल थे वो वीक होने लगे, क्योंकि वो लिमिटेड लोग वहाँ पर आ रहे थे, अपनी फैमिली को छोड़ के आ रहे थे, तो उनके डेफिनेटली उनके बॉन्ड वीक होंगे। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिजल्ट इन द हार्श फैक्ट्री कंडीशन एंड जॉब इनसिक्योरिटी। अब फैक्ट्री में रहने वालों की कंडीशन देखो, दिन भर काम करेंगे, उनकी फैमिली वाले वहीं रहेंगे, तो वहाँ पर लिविंग कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और जॉब की सिक्योरिटी नहीं थी, वो कभी भी किसी को भी निकाल सकते थे। और मान लो किसी को चोट लगी तो उसे निकाल दिया, तो वो क्या करेगा, उसके पास इनकम का कोई और सोर्स बचता नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ तो खेती भी नहीं है। तो इससे सोसाइटी में फिर क्राइम भी बढ़ गए, नई सोशल प्रॉब्लम अराइज हो गई, जैसे कि पॉवर्टी बढ़ गई, क्योंकि इतना उन्हें पैसा नहीं मिलता था जितना वो काम करते थे दिन भर। पॉवर्टी बढ़ी, फिर क्राइम बढ़े, फिर डिजीज बढ़ी, क्योंकि सैनिटरी कंडीशन सही नहीं थी। सोशियोलॉजिस्ट ने स्टडीज करा दीज इशूज टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइफ। इंडस्ट्रियल लाइफ का सोसाइटी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ा, और सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट पड़ा, तो जो थिंकर्स थे उन्होंने सोचा कि ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो इसके लिए एक नया अलग से डिसिप्लिन बनाने की जरूरत पड़ेगी, सोसाइटी को अलग से पढ़ना पड़ेगा। सोसाइटी तो पहले ही पढ़ी जा रही थी, बट अलग उसमें नहीं, किसी न किसी में साथ में लाके पढ़ी जा रही थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड अनस्टेबल। जो सोसाइटीज़ बन रही थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गई, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे थे लोग वही सोसाइटी थी। क्लास कन्फ्लिक्ट होने लगे, क्योंकि जो अमीर था, जिसकी फैक्ट्रीज थी, वो तो अमीर पे अमीर होते चले जा रहे थे, और जो वहाँ पर काम कर रहे थे वो तो गरीब के गरीब ही रह जा रहे थे, क्योंकि उनका तो काम चल ही रहा था, बस वो दिन भर काम करते तब भी उनका बस खर्च चल रहा था। तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गए बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मेड इट नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सोसाइटी साइंटिफिकली। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने एक नींव तो डाल दी कि भाई सोसाइटी को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली, जिससे सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन का इमरजेंस हुआ।